नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट नॉलेज में। और दोस्तों, आपने अक्सर ब्लैक मनी, काला धन, हवाला कारोबार, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सुना ही होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये ब्लैक मनी होती क्या है, कैसे कमाई जाती है, किन सोर्सेज से कमाई गई इनकम को ब्लैक मनी कहा जाता है और कैसे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, हवाला कारोबार क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और हवाला और ब्लैक मनी का क्या कनेक्शन है और कैसे हमारी स्टॉक मार्केट में ब्लैक मनी को इन्फ्यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि भाई आखिर ये काला धन यानी कि ब्लैक मनी होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काला धन यानी कि ब्लैक मनी मुख्यतः दो प्रकार से कमाई गई इनकम होती है। पहली इनकम में वह इनकम आती है जो कि इल्लीगल तरीके से कमाई जाती है। इल्लीगल तरीके का मतलब दोस्तों वो तरीके धन कमाने के जो कि भारत के संविधान के अनुसार भारत में बैन है यानी कि वर्जित हैं। जैसे कि सट्टे बाजार से कमाई गई इनकम, स्मगलिंग से कमाई गई इनकम, ड्रग्स को बेचकर कमाई गई इनकम या फिर रिश्वत लेकर कमाई गई इनकम। इसके अलावा कोई घोटाला करके कमाई गई इनकम, जैसे कि 2G घोटाला हो गया या कोल ब्लॉक घोटाले का नाम तो आपने ज़रूर ही सुना होगा। तो दोस्तों, वो सभी तरीके जो कि धन कमाने के इल्लीगल तरीके हैं भारत की संविधान के अनुसार या इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार, तो उन सभी तरीकों से कमाई गई इनकम जो कि इल्लीगल हैं उनको ब्लैक मनी की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक दूसरी तरह की इनकम भी ब्लैक मनी में गिनी जाती है जो कि कमाई तो लीगल तरीके से जाती है, जैसे कि बिजनेस के द्वारा ही कमाई जाती है और वो भी वैधानिक तरीके से कमाई गई इनकम होती है, परंतु उसको ब्लैक मनी की कैटेगरी में उस कंडीशन में डाला जाता है जबकि उस कमाई गई इनकम पर इनकम टैक्स ना दिया गया हो। तो दोस्तों, मेनली दो तरह की ब्लैक मनी होती हैं। एक वो ब्लैक मनी जो कि इलीगल तरीके से कमाई गई होती है और दूसरी वो ब्लैक मनी जो कि कमाई तो लीगल तरीके से गई होती है परंतु उस पर इनकम टैक्स नहीं दिया गया होता है। अब दोस्तों, दोनों ही तरीक़ों से कमाई गई ब्लैक मनी में इनकम टैक्स नहीं दिया गया होता है। यानी कि पहला तरीका जिसमें कि ब्लैक मनी इलीगल तरीके से कमाई गई होती है, उसमें तो व्यक्ति द्वारा इनकम टैक्स देना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स भरते समय जब उसको धन कमाने के सोर्स का उल्लेख करना होगा तो वह चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके धन कमाने का तरीका ही इंडियन संविधान के हिसाब से इलीगल है। तो दोस्तों, इस केस में उसका सारा ब्लैक मनी गवर्नमेंट द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। और दोस्तों, दूसरा तरीका जिसमें कि धन को वैलिड तरीके से कमाया तो गया होता है परंतु उस पर टैक्स की चोरी करने की वजह से वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इसका मुख्य रीज़न ये है कि मौजूदा समय में 30 लाख या उससे हायर इनकम पे 30% के टैक्स के साथ साथ अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे कि 30 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ से हायर इनकम पे अलग अलग तरह के एडिशनल सरचार्जेस और एजुकेशनल और अदर तरह के सेस लगाए जाते हैं जो कि इनकम टैक्स के अतिरिक्त टैक्स पे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, यही वजह है कि जो व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमाता है, जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है 30 लाख से ज़्यादा, उसको टोटल टैक्स 30% से ज़्यादा ही पड़ता है। अब मान लीजिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपए कमाता है तो एक औसतन उसको 30 से 35 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में ही देने पड़ जाते हैं, जो कि अलग अलग सरचार्जेस और सेस को इंक्लूड करने के बाद होते हैं। तो व्यक्ति दोस्तों ये समझता है कि मान लीजिए मैंने इतनी मेहनत से बिजनेस करके 100 करोड़ रुपए आज कमाए हैं और मैं इस पे 35% टैक्स दे रहा हूं, तो यदि आने वाले समय में किसी वजह से यदि मेरा बिजनेस चौपट हो जाता है या मेरे को बिजनेस में घाटा हो जाता है, तो क्या सरकार द्वारा मुझे कोई सहायता दी जाएगी या फिर मेरे बिजनेस के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने अपने पास्ट में इतना सारा टैक्स दिया है, तो क्या मुझे
मेरे बिज़नेस में कोई सहायता गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। तो दोस्तों मौजूदा समय में गवर्नमेंट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा टैक्स दिया हो और आने वाले समय में वो अपने बिज़नेस में फेल हो जाए या उसको बिज़नेस में घाटा हो जाए या वो दिवालिया हो जाए, तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि उस व्यक्ति की सहायता की जा सके। तो दोस्तों यही कारण है कि अधिकतर लोग ये सोचते हुए कि हम इतना ज़्यादा टैक्स दे भी रहे हैं और आने वाले समय में हमको किसी भी तरह की अतिरिक्त सुविधा या अतिरिक्त फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा नहीं मुहैया करा जाएगी, तो अधिकतर लोग टैक्स की चोरी करते हैं, क्योंकि दोस्तों उस केस में उनको ये दिए जाने वाला टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगता है। और दोस्तों यही मेन रीज़न है कि अधिकतर लोग टैक्स की चोरी भी करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम लोगों की को भी उतनी ही फैसिलिटी मिल रही है जितना कि एक टैक्स ना देने वाले व्यक्ति को मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम इतना ज़्यादा टैक्स क्यों दें? यानी कि यदि हमने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं तो हम 30 से 35 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में क्यों दें? तो हमें कोई अतिरिक्त सुविधा भी नहीं मिल रही है, तो इस केस में व्यक्ति को वो रकम बहुत ही ज़्यादा लगती है दोस्तों, और इसी के कारण वो टैक्स में चोरी करता है। पर दोस्तों यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि चाहे आपने इनकम किसी भी तरह से कमाई गई हो, उस पर टैक्स की चोरी करना बहुत ही गलत बात है और हर व्यक्ति को अपना टैक्स पूरी ईमानदारी से भरना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों टैक्स की रकम से ही इंडियन गवर्नमेंट्स की या किसी भी गवर्नमेंट की सारी सरकारी योजनाएं चलती हैं। इसके अलावा देश की सुरक्षा में जो भी पैसा लगता है वो सब पैसा टैक्स के पैसों से ही आता है, और यदि कोई भी व्यक्ति टैक्स के पैसों की चोरी करता है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है। तो दोस्तों एक देशभक्त व्यक्ति होने के नाते हर व्यक्ति को अपना टैक्स पूरी ही ईमानदारी से भरना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ब्लैक मनी कमाने वाले व्यक्ति के सामने जो पहली समस्या आती है कि भाई वो इस पैसे को रखे कहाँ पे, क्योंकि दोस्तों बैंक में उस पैसे को वो जमा करा नहीं सकता, क्योंकि उसने उस पर इनकम टैक्स नहीं दिया होता है। घर में इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा पैसा वो रख नहीं सकता, क्योंकि यदि किसी केस में उसका नाम आ गया और उसके घर पे छापा पड़ गया तो तुरंत वो उसमें फंस जाएगा, इसके साथ साथ उसका सारा ब्लैक मनी भी जब्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस केस में करता क्या है वो व्यक्ति, वो उस पैसे को या तो फॉरेन में ऐसे बैंकों में जमा कराने की कोशिश करता है जिनका कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ डाटा शेयरिंग की कोई भी संधि नहीं है या कोई एग्रीमेंट नहीं है, जैसे कि मॉरिशस जैसे देश हो गए, मॉरिशस है, स्विट्ज़रलैंड है, जिन्हें कि टैक्स हेवन कंट्रीज़ भी कहा जाता है। दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक भारत का लगभग 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर की रकम जो है विदेशों में काले धन के रूप में जमा है। तो दोस्तों पहला तरीका तो ये हो गया कि वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा, हवाला के द्वारा पैसे को इलीगल तरीके से बाहर भेजने की कोशिश करता है, जिससे कि उसका ब्लैक मनी विदेशी बैंकों में ऐसी जगह जमा हो जाए जिनका इंडियन गवर्नमेंट के साथ डाटा शेयरिंग की कोई भी एग्रीमेंट या संधि ना हो। दूसरा तरीका वो होता है दोस्तों कि वो अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और दोस्तों यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है हवाला का। अब दोस्तों जो व्यक्ति हवाला के जरिए पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है उन्हें हवाला ऑपरेटर कहते हैं, और दोस्तों हवाला ऑपरेटर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इनका एक दूसरे से लिंक बना हुआ है। अब दोस्तों होता क्या है कि हवाला के जरिए पैसों को इलेक्ट्रॉनिकली या फिर किसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। हवाला के द्वारा पैसों का ट्रांसफ़र पूरी तरह से वर्बल बेसिस पे और ईमानदारी के आधार पर होता है, यानी कि दोस्तों हवाला में पैसों का लेन देन का कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं होता और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। हवाला के द्वारा जो पैसों का लेन देन होता है वह पूरी तरह से वायदे के आधार पर होता है, और ये वायदा दोस्तों ज़बानी आधार पर होता है, इसका कहीं पर भी लिखित में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। यही कारण है कि हवाला के द्वारा दिए गए लेन देन या किए गए लेन देन को पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनका कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब दोस्तों हवाला के द्वारा पैसे का मूवमेंट कैसे होता है, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई शख्स है एक्स जो कि इंडिया में रहता है और उसने अवैध तरीके से बहुत सारा काला धन जमा किया है और वो उसको मान लीजिए स्विट्ज़रलैंड के किसी बैंक में जमा कराना चाहता है। तो दोस्तों वो इस काले धन को स्विट्ज़रलैंड भेजने के लिए क्या करेगा
कि इंडिया में बैठे किसी हवाला ऑपरेटर के पास जाएगा और उसको कहेगा कि भाई मुझे इतना अमाउंट स्विट्ज़रलैंड में किसी व्यक्ति जिसका नाम वहाँ पर वाई है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में रहता है, उसके पास भेजना है। तो दोस्तों हवाला का ये ऑपरेटर क्या करेगा कि उस व्यक्ति से वो काला धन जो कि उसको स्विट्ज़रलैंड के किसी वाई व्यक्ति के पास भेजना है अपने पास लेकर जमा कर लेगा और इस व्यक्ति को एक्स को एक पासवर्ड दे देगा, जो कि केवल इस हवाला ऑपरेटर जो कि इंडिया में बैठा है जिसका नाम ए है, हवाला ऑपरेटर ए, एक पासवर्ड उस व्यक्ति एक्स को दे देगा। अब दोस्तों ये व्यक्ति एक्स इस पासवर्ड को स्विट्ज़रलैंड में अपने बैठे व्यक्ति वाई को बता देगा और ये हवाला ऑपरेटर इस पासवर्ड को स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए अपने दूसरे हवाला ऑपरेटर बी को बता देगा। और दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में वो व्यक्ति वाई उस हवाला ऑपरेटर बी के पास जाएगा और उसको वो पासवर्ड बता देगा। और दोस्तों पासवर्ड सही होने की कंडीशन में वो हवाला ऑपरेटर बी उस काले धन के अमाउंट को उस व्यक्ति वाई को दे देगा और दोस्तों वो व्यक्ति वाई स्विट्ज़रलैंड में उस पैसे को स्विट्ज़रलैंड के बैंक अकाउंट में जमा करा देगा। अब दोस्तों स्विट्ज़रलैंड या मॉरिशस जैसे देश जो कि टैक्स हेवन कंट्रीज़ के नाम से भी जाने जाते हैं, इन लोगों ने जानबूझकर अपने देश के संविधान के कानून ऐसे बनाए हुए हैं जो कि टैक्स चोरी करने वाले लोगों को संरक्षण प्रदान करते हैं। और इन्होंने अपने संविधान में साफ कहा हुआ है कि ये लोग ऐसे किसी भी व्यक्ति का डाटा उस देश के साथ शेयर नहीं करेंगे जिन्होंने इनके यहाँ पर अकाउंट खुलवाए हों और इन देशों में कुछ निवेश कर रखा हो। अब दोस्तों हर बैंक में पैसे जमा करने वाले को बैंक जो है ब्याज देता है, परंतु स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पैसा जमा करने वालों से स्विट्ज़रलैंड के बैंक यानी कि स्विस बैंक एक मोटी फीस उनके फंड को रखने के एवज में लेता है। तो दोस्तों इसका रीज़न यही है कि वो लोगों का काला धन अपने यहाँ रखता है और इसी वजह से स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी बहुत हद तक चलती है। तो दोस्तों इन जैसे देशों ने, स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों ने जानबूझकर अपने देश के कानून ऐसे बनाए हैं जो कि दूसरे देशों का काले धन को अपने यहाँ वे लोग रखते हैं, जिससे कि दूसरे देशों के इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों हमारे एग्जाम्पल में इंडिया के हवाला ऑपरेटर ए ने अपने लिंक द्वारा स्विट्ज़रलैंड के हवाला ऑपरेटर बी द्वारा काले धन की डिलीवरी उस व्यक्ति वाई को तो करवा दी, परंतु इन दोनों हवाला ऑपरेटर्स के बीच में पैसों का सेटलमेंट होना बाकी रह गया है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब इस तरह से काफ़ी बड़ी अमाउंट में इन दोनों के बीच सेटलमेंट पेंडिंग हो जाता है तो एक शेल कंपनी बनाई जाती है और फिर जिस हवाला ऑपरेटर को दूसरे हवाला ऑपरेटर का पेंडिंग अमाउंट देना होता है वो उस शेल कंपनी में एफआईआई या एफडीआई के द्वारा इन्वेस्टमेंट करवाता है और दोस्तों आने वाले कुछ सालों में 1-2 साल में उस कंपनी में लॉस दिखाकर वो कंपनी घाटे में बंद कर दी जाती है और दोस्तों मैटर वहाँ पे क्लोज हो जाता है और उन दोनों हवाला ऑपरेटर के बीच का अमाउंट सेटल हो जाता है। यानी कि दोस्तों हवाला ट्रांजैक्शन में पैसे का रियल मूवमेंट नहीं होता, बल्कि पैसा एक हवाला ऑपरेटर के पास ही रहता है और दूसरी जगह पे दूसरा हवाला ऑपरेटर अपने पास से उस पेंडिंग मनी की पेमेंट करता है और बाद में दोनों ही अपनी पेमेंट का सेटलमेंट शेल कंपनीज बनाकर कर लेते हैं। अब दोस्तों हवाला ट्रांजैक्शन का यूज़ टेररिस्ट एक्टिविटी में फंडिंग के लिए भी होता है या फिर ऐसे देशों में भी होता है जहां पर बैंकों की सुविधा ना हो, जैसे कि यमन और सीरिया जैसे देश जहां पर आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज़्यादा हैं और वहां पर बैंक इतने सुचारू रूप से काम नहीं कर सकते, तो वहां पर पैसों को पहुंचाने के लिए भी हवाला ट्रांजैक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ ब्लैक मनी का भी ट्रांजैक्शन करने के लिए हवाला फंडिंग का यूज़ किया जाता है और इलीगल मनी के ट्रांसफ़र के लिए भी हवाला रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है और मनी लॉन्ड्रिंग अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को छुपाने का एक तरीका होता है, जिसमें कि अवैध तरीके से कमाया गया काला धन वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में परिवर्तित होकर एक वैध मुद्रा के रूप में अपने असली मालिक के पास वैध करेंसी के रूप में लौट आता है।
अब दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अलग अलग तरह के लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुछ लोग कैश के रूप में अपने रिश्तेदारों को पैसा दे देते हैं और बदले में उनसे चेक प्राप्त कर लेते हैं, जो कि बिजनेस लोन या फिर गिफ्ट के रूप में लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों दूसरे तरीके में क्या होता है कि प्राइम लोकेशन पे कोई ऐसी दुकान खोली जाती है या फिर कोई ऐसा बिजनेस किया जाता है जिसमें कि किसी इनपुट मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती और उसमें ब्लैक मनी को कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों ऐसी दुकानें या फिर ऐसे बिजनेस केवल पेपर्स में ही होते हैं और उनकी फिजिकल लोकेशन भी होती है, पर वहाँ पर ग्राहकों की मूवमेंट काफ़ी कम होती है। तो जैसे दोस्तों किसी प्राइम लोकेशन पे कोई बार्बर की शॉप हो गई जिसमें कि कोई इनपुट मटेरियल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, या फिर कोई एम्यूज़मेंट पार्क हो गया जहाँ पर झूले वगैरह लगे हों, जहाँ पर ग्राहक तो आते हैं परंतु किसी इनपुट मटेरियल की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दोस्तों ऐसी जगहों पे होता क्या है कि ग्राहक तो इतने आते नहीं हैं परंतु वहाँ का रेंट इतना हाई होता है, और यदि उन बिज़नेस की इनकम को आप निकालेंगे तो वो इतना भी इनकम नहीं जनरेट कर पाते कि वो अपना रेंट चुका पाएँ। परंतु फिर भी दोस्तों ऐसी दुकानें या ऐसे बिज़नेस साल दर साल चलते रहते हैं। तो उनके पीछे एक बड़ा रीज़न यही होता है कि वे ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के काम में यूज़ किए दे जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि बार्बर के एग्जांपल में, यदि कोई बार्बर की दुकान किसी प्राइम लोकेशन पर खुली है और उसमें ज़्यादा ग्राहक नहीं आते, फिर भी यदि वो बार्बर शॉप ईयरली अपना रेवेन्यू 70 लाख या फिर 50 लाख या 1 करोड़ रुपए लोकेशन के हिसाब से दिखाती है और उस पर इनकम टैक्स देती है, तो वो इतने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर जांच एजेंसियों के लिए इस कंपनी की फर्जी मूवमेंट को ट्रैक करना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जनरली बार्बर शॉप में ज़्यादातर काम कैश में होता है और अधिकतर ग्राहक कैश में ही पेमेंट करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ग्राहकों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता, मसलन कि किस ग्राहक ने किस दिन आकर बार्बर शॉप में शेव बनवाई है या फिर कटिंग करवाई है या अन्य फैसिलिटीज़ का यूज़ किया है। इसी तरह से दोस्तों एम्यूज़मेंट पार्क के केस में भी ऐसा हो सकता है कि किस ग्राहक ने किस दिन एम्यूज़मेंट पार्क में आया है। तो इस तरह का दोस्तों ग्राहकों की कोई डिटेल इन तरह के बिजनेस में नहीं होती और सारा काम कैश में होता है। यही कारण है कि जांच एजेंसियां भी जल्दी से इस तरह के बिजनेस में ब्लैक मनी के वाइट मनी कन्वर्जन का पता नहीं लगा पाती और इसमें बड़ी ही आसानी से ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग करने के और बहुत सारे तरीके हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं, परंतु सभी तरीकों को यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारे शेयर मार्केट में ब्लैक मनी को कैसे इन्फ्यूज़ किया जाता है या फिर स्टॉक मार्केट का यूज़ करके ब्लैक मनी को कैसे वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले या तो शेल कंपनीज़ बनाई जाती हैं। शेल कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो कि कागज़ों पे तो एग्जिस्ट करती हैं परंतु रियल में उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी कि ये कंपनियां केवल कागज़ों में होती हैं या फिर फिज़िकली देखा जाए तो केवल 1 या 2 कमरों तक ही इनका ऑफिस सीमित होता है और इसमें प्रोडक्शन या अन्य तरह की सर्विस या फिर एक्टिविटीज़ दिखाई जाती हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि इसमें सबसे पहले कंपनी बनाई जाती है और फिर उनमें शेयर्स का निर्धारण किया जाता है और फिर दोस्तों जिस भी व्यक्ति को अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना होता है वो इस कंपनी के शेयर्स जब कंपनी खुलती है तो बहुत ही कम दामों में खरीद लेता है। और दोस्तों होता क्या है कि 1 साल तक उस कंपनी को ऐसे ही चलाया जाता है और उस कंपनी का शेयर बहुत ही कम दाम में, यानी कि मान लीजिए सपोज़ कीजिए कंपनी खुली है तो केवल 10 रुपये में उसका शेयर लिस्ट हुआ है या फिर 1 रुपये में उसका शेयर लिस्ट हुआ है, तो उस भाव पर जिस भी व्यक्ति को ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना होता है उस कंपनी के सभी शेयर वो खरीद लेता है और अगले 1 साल तक कंपनी उसी भाव के आसपास ट्रेड करती है। और दोस्तों 1 साल बाद अचानक होता क्या है कि फिर उस कंपनी में अचानक से बिजनेस में प्रॉफिट दिखाया जाता है। जनरली दोस्तों इस तरह की कंपनियां बहुत छोटी होती हैं और जो पहले लॉस दिखा रही होती हैं और अचानक से उनमें प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और साल दर साल धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ने लगता है। जैसे कि मसलन पहले साल 25 लाख का प्रॉफिट, अगले साल 50 लाख का प्रॉफिट, उससे अगले साल 1 करोड़ का प्रॉफिट। और दोस्तों इस तरह से उन कंपनियों में धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस
बढ़ाया जाता है। और दोस्तों 1 साल कंप्लीट होने के बाद इस स्टॉक में अपर सर्किट लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, जो कि अनजानी कंपनियों के साथ होता भी है, जिसमें कि अधिकतर रिटेल निवेशक ट्रैप भी हो जाते हैं। दोस्तों एक्चुअली में वहाँ पर हो तो कुछ और एक्टिविटी हो रही होती है, बस हमारे रिटेल निवेशक या प्यारे भोले भाले निवेशक केवल जानकारी के अभाव में मारे जाते हैं और अन्य तरह के यूट्यूब वीडियो में बताया जाता है कि भैया उनको ऑपरेटर ने ट्रैप कर लिया है और वे ऑपरेटर का शिकार हो गए हैं। परंतु दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अधिकतर केसेस में ऑपरेटर के तो शिकार होते ही हैं, परंतु बहुत सारे मामलों में वहाँ पर ऑपरेटर ड्रिवन कोई एक्टिविटी नहीं होती। असल में होता ये है कि वहाँ पर ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों जब इस स्टॉक में अपर सर्किट लगने स्टार्ट होते हैं और मान लीजिए शेयर का प्राइस 10 रुपये है और उसमें लगातार दोस्तों अपर सर्किट पे अपर सर्किट अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाकर इस स्टॉक के प्राइस को ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया जाता है जो कि उस व्यक्ति के ब्लैक मनी के वाइट में कन्वर्ट करने का अमाउंट थी। तो दोस्तों बस वहाँ पर होता क्या है कि जो एक व्यक्ति वो होता है जिसको अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना होता है और दूसरा व्यक्ति वो होता है जिसको वहाँ पे अपने वाइट मनी को ब्लैक में कन्वर्ट करना होता है। तो दोस्तों दोनों ही व्यक्ति आपस में मिलते हैं। ब्लैक मनी वाला व्यक्ति कैश में पैसे वाइट मनी वाले व्यक्ति को प्रोवाइड करा देता है और उस शेयर में वो व्यक्ति अपर सर्किट लगाना स्टार्ट कर देता है और फाइनल स्टेज पर पहुंचकर जो व्यक्ति वहाँ पर अपने वाइट मनी को ब्लैक में कन्वर्ट करना चाहता है वो वहाँ पर बाइंग ऑर्डर लगा देता है और जिस व्यक्ति को अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना होता है वो वहाँ पर सेलिंग कर देता है और दोस्तों स्टॉक वहाँ पर लोअर सर्किट में फ्रीज हो जाता है और वापस उसी दाम पर आ जाता है जहाँ से उसने बढ़ना स्टार्ट किया था। हमारे प्यारे भोले भाले रिटेल निवेशक तो बस बेफालतू में ही वहाँ पर फंस जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति वहाँ पर ख़रीदारी करता है यानी कि दूसरा व्यक्ति जिसको अपने वाइट मनी को ब्लैक में कन्वर्ट करना होता है वो वहाँ पर ख़रीदारी करता है उसको लॉस नहीं होता दोस्तों, क्योंकि जो भी उसका लॉस होता है वो उसको कैश के रूप में सेटल कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ कमीशन भी उसको अलग से प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसके साथ साथ जिस व्यक्ति को उस शेयर में लॉस हुआ है वो अपने लॉस को बाद में अपने प्रॉफिट के द्वारा एडजस्ट भी आने वाले सालों में करा लेता है दोस्तों। और इसी तरह से बाद में ये शेल कंपनी किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो दोस्तों इस तरह की एक्टिविटी के लिए जनरली या तो शेल कंपनी बनाई जाती हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की कंपनी को ख़रीद लिया जाता है जो कि काफ़ी सालों से बिज़नेस कर रही हो परंतु वो घाटे में चल रही हो। तो दोस्तों आगे से ध्यान रखिएगा कि किसी भी शेयर में जब लगातार अपर सर्किट फ्रीज होते हैं तो वहाँ पर ये एक्टिविटी भी हो सकती है, परंतु अधिकतर केसेस में जो यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल हैं वो आपको इस तरह की बातें नहीं बताते कि इस कंपनी में एक्चुअली क्या हो रहा है। क्योंकि दोस्तों यदि आप नेट पर जाकर उन कंपनीज़ के बिज़नेस को सर्च करेंगे तो वहाँ पर एज सच कोई भी बिज़नेस नहीं होता और ना ही उनमें ऐसी कोई फ्यूचर ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है, परंतु फिर भी बिना किसी बात के स्टॉक के प्राइस लगातार अपर सर्किट में फ्रीज होकर कई गुना बढ़ जाते हैं। और दोस्तों इसी लालच में हमारे रिटेल निवेशक भी वहाँ फंसकर अपना लॉस कर बैठते हैं, जबकि वहाँ पर ऐसा ऑपरेटर का कोई इंटेंट नहीं होता कि कोई व्यक्ति वहाँ पर फंसे। इंटेंट होता है तो केवल ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने का, परंतु जानकारी के अभाव में हमारे प्यारे रिटेल निवेशक वहाँ पर फंसकर अपना लॉस कर बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि जिस कंपनी में लगातार अपर सर्किट लग रहे होते हैं और वो कंपनी अपने मौजूदा भाव से कई गुना बढ़ गई होती है, यानी कि 10 गुना 50 गुना या 100 गुना तक उसके दाम बढ़ गए हैं, तो उतने ऊपर के लेवल में वहाँ पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदार कहाँ से आ जाते हैं जिससे कि ऑपरेटर अपना माल तुरंत बड़ी क्वांटिटी में डंप कर सके। तो दोस्तों उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि ख़रीदार होते नहीं हैं, ख़रीदार बनाए जाते हैं और एक्टिविटी कुछ और ही होती है जो कि ब्लैक से वाइट मनी कन्वर्जन की होती है। यही कारण है कि वहाँ पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदार पहले से मौजूद होता है जो कि पहले से उनका एग्रीमेंट होता है और उसको कैश में सेटलमेंट करा दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए
और एक बहुत बड़ा सा थम्स अप आप दे सकते हैं यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।